नमस्कार। झारखंड में छात्र आंदोलन खत्म हो गया है। झारखंड में छात्र आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इनमें से कोई भी एक हेडलाइन हो सकती है जो आज वहां पे हुआ है, और इस मामले को भद्दी राजनीति, घटिया राजनीति के चक्कर में जिस तरह से उलझा दिया गया है, उससे बड़ी संख्या में बच्चे, बड़ी संख्या में लोग और पूरा झारखंड परेशान होने वाला है, उलझने वाला है। आज जो कांग्रेस के लोग इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनको चिट्ठी लिखी, उसके बाद उन्होंने बात मान ली, हो सकता है कल के दिन वो खुद इस बात के लिए पछताएं। हो सकता है कि ये परीक्षाएं रद्द करने का फैसला एक गलत फैसला साबित हो और अदालत में टिक ही ना सके। क्यों कह रहा हूं, इसको समझेंगे और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि मूल समस्या क्या झारखंड की परीक्षाओं में नकल होने की है या इस देश की उस पूरी परेशानी की है जिसकी मैं अक्सर बात करता रहता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जो भारत के आज की ही रिपोर्ट है, जो भारत के पूरे हालात के बारे में ढंग से रोशनी डालती है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। टेक्निकली देखा जाए तो हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये भी कहा गया है। पर ये भूख हड़ताल उन्होंने खत्म क्यों की, उसके पीछे एक आश्वासन है। आश्वासन ये है कि 2014 से लेकर अब तक TDPL ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं और भर्तियां की हैं, उन सबको रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद देवेंद्र महतो और दूसरे छात्र नेताओं का अनशन समाप्त हो गया, जैसा आपको पता है। लेकिन अभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग वहाँ खड़मंडल डाले हुए हैं। एक तो आंदोलन में शामिल होने के लिए जो लोग भी आते थे बाहर, तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कहाँ बैठे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, फला मीडिया क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, ये सारी बातें होती थी। जंतर मंतर पे थे, यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हो, यहाँ होता था। वहाँ कोई पार्टिसिपेट करने जाता था तो उसको वो लोग प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और वहाँ घुसने नहीं देते थे। पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम दिन रात लगा हुआ था। आप सोच लीजिए नेहा वोरा के साथ क्या हुआ था, स्याही डाल दी, मंच से उसको उतार दिया। यानी सीधी सी बात यह है कि ABVP इस आंदोलन को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही थी। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कम से कम मैं निकाल रहा हूं। अब हुआ यह है कि ये आंदोलन के बाद में एक चीज हो गई, और वो ये है कि सरकार का फैसला, परीक्षा रद्द हो गई, जांच होगी, CID जांच होगी, भर्ती व्यवस्था में सुधार का वादा हो गया है। ठीक है, अब इसके आधार पे लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि CBI से जांच कराओ। अब मामला उलझ गया है। अच्छा, जो मांग पूरी की है सोरेन सरकार में, उसमें भी एक ट्विस्ट है। उसने उस पूरी जांच को बहुत बढ़िया तरीके से उसमें कंडीशन डाल दी, 2014 से लेके अब तक 12 साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं। अब अगर आप कहोगे कि फिर तो सोरेन का पहला कार्यकाल भी 2014 के बाद में कुछ समय था, उसके बाद में यहां पर दूसरी सरकार आई और वो सरकार थी बीजेपी की सरकार, और उसके बाद दोबारा से सोरेन आए हैं। तो बीच का जो 5 साल का कालखंड है बीजेपी का, इस जांच में वो भी आएगी, और बीजेपी ने 5 साल में जो भर्तियां की हैं उनकी नौकरियां भी जाएंगी। अब 5 साल में बीजेपी ने जो भी खेल किए, जो भी भर्तियां की, वो सारे के सारे कैंडिडेट अब तड़प के रह गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब किसी भी तरह से इस जांच को अगर CBI के पास नहीं ले जाया गया और स्टेट CID जांच करती रही, तो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में जो भी खेल हुए हैं सोरेन सब खोल के रख देगा। और जब सारे खेल खुल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि इस हवा में सभी नंगे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि CID जांच ना हो, नहीं तो वो पोल खोल देंगे। और अगर CBI के पास जांच आ गई तो पिंजरे का तोता है, तब हम सोरेन को फंसाएंगे, बीजेपी को क्लीन चिट दिलवाएंगे। यानी जांच एजेंसियों पे किसी का भरोसा नहीं है, दोनों ही पक्षों का। लेकिन इस बीच में 20,000 लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल में जिन लोगों को आपने नौकरियां दी, उन बेचारों की क्या गलती है? अब अगर उस सारी भर्तियां और नौकरियां रद्द कर दोगे,
अब एक लड़का था, उसकी बेचारे की नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद में उसकी शादी हो गई, इस चक्कर में नौकरी लगी, बीवी बच्चे हो गए, उसने ईएमआई ले ली, घर किराए पे ले ली, अब करो कल से तेरी नौकरी खत्म। ये कैसे कर सकते हो? जाहिर बात है कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। अब नहीं टिकेगा तो महतो साहब तो पी लिया अपना और अनशन तोड़ दिया है। कुल मिला के सिचुएशन वहाँ जाके 20,000 नहीं, माफ़ कीजिए 2,000 जो एम्प्लॉय है, उम्मीदवार हैं, वो सड़क पर आ गए। तो यानी कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है खिचड़ी बन गया। एबीवीपी के घुसने के कारण एक तो उन्होंने आंदोलन को कब्जा करने की कोशिश की, ओवर पावर करने की कोशिश की, आंदोलन में किसी भी व्यक्ति को घुसने नहीं दिया और खुद को आंदोलन को, देखिए जब आप इस तरह का आंदोलन को तोड़ देने के उदाहरण नया नहीं है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेल हड़ताल हुई थी, वो भी ऐसी टूटी थी। जॉर्ज फर्नांडिस घुस गए, घुसने के बाद में मांग बढ़ाते चले गए, कहीं पे समझौता कर, भाई हड़ताल इसलिए की जाती है कि हम मांगेंगे उनसे 20 रुपये और सरकार कहेगी 20 नहीं दे सकते, किसी जगह 70, 80, 50, 60 पे मांग कर लेंगे और कर्मचारियों को कुछ मिल जाएगा। ये करें, ले अपना साढ़ा हक कहते रहे, 100 में से 100 ही लेंगे। उसमें क्या हुआ था, वो हड़ताल ही टूट गई थी। उसी तरह का यहाँ पर अब ये मांगों का दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि पूरी मांग, कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। और ये चाहते हैं जितना अनरेस्ट होगा उतना युवाओं को हम खिलाफ कर पाएंगे। सरकार के खेल ये चल रहा है। अब मांग पूरी हो गई तो कह रहे हैं सीबीआई को दे दे, लेकिन फिलहाल इसको यहीं होल्ड करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग हैं, नेता लोग हैं, यही करते रहेंगे। उन्होंने ऐसा किया कि बीजेपी वाले को भी नाप दिया जाए, इन्होंने ऐसा किया कि चल रहा है। ये सोच रहे हैं कि सब कुछ वहाँ से हो जाए, अगर मोदी साहब के हाथ में आ जाए तो हम फिर देखो क्या खेल करते हैं, फिर अपनी सरकार ले आएंगे। पर इस बीच में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या करता है कौन। इससे इम्पॉर्टेंट यह है कि इस देश के छात्रों का हाल क्या है। आज की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भारत की पूरी व्यवस्था को थप्पड़ मारकर झकझोरती है, हमको सबको जागने को मजबूर करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस देश के मिडिल क्लास के साथ क्या हो रहा है, इस देश के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से उनको लूटा जा रहा है, किस तरह से उनको बर्बाद किया जा रहा है। रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के जो भी लोग जो पैसे बचाते हैं ज़िंदगी भर, आपको पता है भारत का आदमी कितना पैसे बचाता है। अगर वो एक छोटी चीज़ खरीदने भी जाएगा तो 25 जगह ट्राई करेगा, होलसेल वाले के पास भी देखेगा, सेकेंड हैंड में भी ट्राई कर लेगा, तब जाके किसी तरह से एक चीज़ खरीदता है, सिर्फ इसलिए कि 4 पैसे बचा सके। ये जो तमाम सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑर्डर करने से पहले सारी प्लेटफॉर्म चेक करता है कहाँ पे सस्ता मिलेगा। कई वेबसाइट बन गई हैं इसी के लिए। ऐसी दुकान से राशन लेता है जहाँ से 2 पैसे सस्ता मिले। इस तरह से करके वो आदमी अपने पैसे बचाता है जीवन में, और ये पूरी कमाई अच्छी तरह से लूट रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि लाखों परिवारों की ये पूरी सेविंग और सेविंग के अलावा बहुत मोटा कर्जा खत्म हो जा रहा है सिर्फ एक सपने को पूरा करने में कि मेरे बेटे को एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए। मतलब मेरा बेटा मेहनत करे, उसको 4 पैसे मिल जाए ताकि उसका फ्यूचर चल जाए, वो अपने बच्चों को पाल सके। 70 साल बाद, 80 साल बाद आज़ादी के आज भी एक समस्या बड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि उसने बाकायदा रिपोर्ट है, उसमें कई जगह पे गया है, लेकिन एक नॉलेज पार्क 3 जो है ग्रेटर नोएडा का, वो हब है बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, वहाँ से वो रिपोर्ट की शुरुआत करता है। और वो कहता है कि वहाँ पर जो छात्र हैं बड़ी संख्या में कर्जा ले लेके आ रहे हैं और उनको आखिर में निराशा हाथ मिल रही है। उन्होंने कुछ स्टूडेंट से बात भी की है, हर्षित राय का उदाहरण है, दूसरे उदाहरण है, तमाम सारे उदाहरण उन्होंने लिए। तो ये रिपोर्ट जो कहती है वो अपने आप में कान खोल देने वाली बात है। रिपोर्ट कहती है कि ये जो उदाहरण है हर्षित राय वाला, उसने करीब 1 डिग्री पे 14.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, और उसके ऊपर 6,70,000 रुपए का बैंक का कर्ज है। और उसका टारगेट है कि जिस दिन निकलेगा 80,000 रुपये महीने की नौकरी उसको मिल जाए, जबकि उसको ये उम्मीद है कि ये मिल जाए, लेकिन आधी तनख्वाह भी उसको नहीं मिलने वाली है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। और आधी तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये है कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन होगा, जो उसने लोन लिया हुआ एजुकेशन लोन, उसका ब्याज चलना शुरू हो जाएगा, यानी उसको वो भी चुकाना है। तो कुल मिला के समस्या ये है
कि सालाना 10% ब्याज पे उसने जो एजुकेशन लोन लिया हुआ है, घर की सारी बचत लगा दी है, वो इसलिए लगा दी है कि उसको एक डिग्री मिल जाएगी और वो डिग्री उसको नौकरी दिलाएगी, लेकिन इसके कोई भी आसार नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसका कारण बता रहा है मोदी सरकार की कुछ नीतियों को। वो कह रहा है 2014 में मोदी ने खुल के 2014 के बाद से प्राइवेट कॉलेजों की झड़ी लगा दी। जिसको खोलना है कॉलेज खोल लो, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, देख रहे हो बीजेपी की रैली में कैसे कैसे लेके जाते हैं, कौन सा कुत्ते वाला रोबोट सब आपने देखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि निजी कॉलेजों की संख्या 3 गुनी हो गई है भारत में। 2024 तक भारत में जो छात्र थे वो 4.5 करोड़ हो गए थे, पहले की तुलना में 41% ज़्यादा। यानी पहले 2.5 करोड़ होते थे, अब 4.5 करोड़ स्टूडेंट हो गए हैं हायर एजुकेशन वाले, सारे प्राइवेट कॉलेजेस वाले। और ये कह रहे हैं कि ये आपने हायर एजुकेशन के कॉलेजेस तो बना दिए, उनके कॉलेजेस की पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब तो है ही, और अच्छा स्टैंडर्ड भी जो है उसके लिए भी नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट का जिक्र किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और वो कहता है कि उसके अनुसार 15 से 25 साल की उम्र के लगभग 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, और 25 से 29 वर्ष के ग्रेजुएट में भी बेरोजगारी करीब 20% है। यानी नौकरी मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इस तरह से आपने बहुत सारे, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रुक के आइडियोलॉजी समझाता हूँ। कैपिटलिज्म जो होता है, पूंजीवाद, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है बेरोजगारी। आप कहेंगे क्यों? जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार होते हैं उतना ही उनको सस्ता श्रम मिलता है। जो पूंजीवादी सरकारें होती हैं, चाहे भारत की हो या अमेरिका की हो, अगर बेरोजगारी नहीं होगी तो उनको सस्ता श्रम नहीं मिलेगा। बेरोजगारी कैसे पैदा की जाए? तो जहां 5 आदमी की ज़रूरत है उस काम में 500 आदमी खड़े कर दो। अब खड़ा करने के लिए 500 आदमी कहाँ से लाओगे? बोले कुछ नहीं, बस डिग्री दिए जाओ। जब डिग्री दिए जाओगे तो 500 में से 400 ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उन 100 के लिए वो इनसिक्योरिटी खड़ी कर रहे होंगे और वो सस्ते में जाएंगे। मैंने मीडिया में देखा है, जब मैं मीडिया में जब रहा लंबे समय तक, बहुत सारे रिक्रूटमेंट सारे काम देखा करता था मैं, पत्रकारों को देखने वाले, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि 80-85%, 90% बच्चों को कुछ नहीं आता था। और एक ट्रेंड चल रहा था कि भाई आजकल मीडिया में करियर है, तो हर आदमी अपने बच्चों को अलग अलग कॉलेजेस में भर्ती करा रहा था। उसका नतीजा ये था, बहुत सारे मीडिया हाउस मुफ्त में काम कराते थे, 2-2 साल इंटर्नशिप करा रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। बच्चे इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि भाई चलो इसके बाद ही नौकरी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा गैप खड़ा कर दिया नौकरी और नौकरी चाहने वालों के बीच का, कि उसमें शोषण शुरू हो गया। और ये इंजीनियरिंग में भी हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये सब जगह होता है, क्योंकि पूंजीवाद जो है वो उसको सस्ता श्रम चाहिए, तो उसको कंपटीशन देना, उसको स्किल वाले आदमी मत दो, स्किल्ड आदमी उतना दे दो। लेकिन तो उस चक्कर में क्या कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं, खूब सारी कॉलेज खोल दिए प्राइवेट, अंधाधुंध छापो डिग्री, कुछ नहीं करेगा तो वहाँ भीड़ तो बढ़ाएगा। यहाँ पे नौकरी मांगने जा रहे हैं, भीड़ देख के जिस आदमी को काम आता है वो भी समर्पण कर देगा। इस तरह से तमाम सारे लोगों की, और ये रिपोर्ट कहती है भारत में हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग कामकाजी उम्र में जुड़ जाते हैं। युवाओं की संख्या बढ़ रही है, डिग्री लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन तनख्वाह वाली नौकरियां नहीं हैं। आप यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के नज़रिए से सोच लो या किसी और नज़रिए से सोच लो, समस्या जब मैं कहता हूं कि सबको शिक्षा सबको काम, तो इसी वजह से कहता हूं कि सरकार के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए कि डिग्री दिए भैया तो काम दिलाओ। हमको क्यों इंजीनियर बनाया जब इंजीनियर की ज़रूरत ही इस देश में नहीं थी? और इस तरह के कॉलेजेस सारे के सारे, और ये रिपोर्ट अजीम प्रेम जी की ये भी कहती है, मुश्किल से मुश्किल काम हो गया है एक नौकरी पाना। अब ये कहा जा रहा है कि आईआईटी का जिक्र होता है कि आईआईटी जैसे संस्थान
और बाकी इन प्राइवेट दुकानों के बीच में एक बड़ा फर्क आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि भारत में दो तरह की एजुकेशनल व्यवस्था है। एक तरफ एक पहला जो लेवल है वो आईआईटी वगैरह वालों का है, जिसमें 24,000 से भी कम रुपए में एजुकेशन मिलती है, लेकिन सीटें बहुत कम हैं। 5% बच्चे जो अप्लाई करते हैं उसमें से 5% को भी वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। जबकि दूसरा स्तर वो है जिसमें खूब सारे लोग बच्चे निकल रहे हैं और वो इन 5% वालों के अंदर भी इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं, और यहाँ फीस कई गुना ज़्यादा है और नौकरी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। यानी कुल मिला के ये जो बच्चे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट करें, वहाँ करें, यहाँ करें, इनका दर्द समझिए आप। इनका दर्द है इनके बाप ने ज़िंदगी भर की कमाई इस उम्मीद में लगा दी कि कल के दिन बच्चा हमारा जो है हिल्ले से लग जाएगा तो 2 रोटी बुढ़ापे में इंतज़ाम हो जाएगा। लोन लेके भी लगा रहा है। उस आदमी के बच्चे को जब ये दिल तोड़ते हैं नेता लोग, बेच देते हैं सीटें, खा जाते हैं पैसे, पेपर लीक कर देते हैं, अपने लोगों को, ये अपने विचारधारा के लोगों को पेपर बनाने में लगा देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। ये उसका रिफ्लेक्शन है। अक्षय सक्सेना का एक और केस लिया है। वो कह रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं और उनका अनुमान है कि हर साल करीब 4 लाख छात्र निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में 19 लाख से ज़्यादा खर्चा करके डिग्री लेते हैं, और रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है कि उनकी सालाना तनख्वाह केवल 2,87,000 होती है। यानी औसत जो है ग्रेजुएट है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, यानी उसको नौकरी मिलने लायक स्थिति में 20% ग्रेजुएट ही हैं। जो मैं आपको कह रहा हूं कि भीड़ बढ़ाने के लिए 80% है, काम के लायक 20% है। और ये भीड़ जो बढ़ाई जा रही है, इस भीड़ बढ़ाने की कीमत इन बच्चों के माँ बाप से लूट के ली जा रही है, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई। मैं कई बार ये कहा करता हूँ कि 15 साल बच्चे को पढ़ाने से अच्छा है 15 साल पत्थर और छेनी हथौड़ा दे दो, वो 15 साल में एक अच्छा मूर्तिकार बन जाएगा, इसकी समाज में प्रतिष्ठा भी होगी, सब कुछ होगा। और यहाँ हालत ये है कि आज की तारीख में बच्चा स्कूल में 20,000, 18,000, 20,000 फीस दे रहा है स्कूल में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में। और जब वो बड़ा होकर ग्रेजुएट हो बन के निकलेगा तो ज़रूरी नहीं कि उसको इतनी तनख्वाह मिल जाए 20 साल बाद भी जितना वो आज फीस दे रहा है। और मैं ये बात कर रहा हूँ उसकी, और जो 11वीं 12वीं वाले की बात करोगे अगर आप, तो उसको 3-4 साल बाद ही नौकरी में जाना है। पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा है, नौकरी मिलने की संभावना निश्चित है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। कुल मिलाकर छात्र आंदोलन के बारे में भी यही कह रहा है कि छात्र जो है वो आंदोलन में इसलिए कूद रहे हैं कि पेपर लीक और छात्र गड़बड़ी का आंदोलन नहीं है। आंदोलन ये है कि परीक्षा की तैयारी क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें, कर्ज लेकर डिग्री क्यों लें अगर आखिर में नौकरी नहीं है। तो ये है समस्या। और कॉकरोच आंदोलन जो था, कॉकरोच जनता पार्टी वाला, उसको भी न्यूयॉर्क टाइम्स इसी तरह से ले रहा है। उनका कहना यह है कि इस सब के बावजूद एक और झटका लगा है। जो आईटी में लोग चले जाते थे, कोडिंग वोडिंग सीख लेते थे बच्चे, एआई ने उसके अंदर भी अनिश्चितता खड़ी कर दी है। अब टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां भी, उनके अंदर भी ये धारणा मजबूत हो गई है कि अब आप सस्ते में रखो, ज़रूरत नहीं है। एक आदमी है श्रीधर वेम्बो, जोहो वाला, जिसको अभी मोदी जी ने काफ़ी प्रमोट किया, इनके राज में उसने बहुत तरक्की की है। और उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखे जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स कोट कर रहा है, और वो कह रहा है कि भारत में डिग्री के लिए कर्ज लेना बिल्कुल समझदारी का काम नहीं है। शिक्षा के नाम पर कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब आप बताओ, ये इन्होंने ज्ञान दे दिया, अब उस ज्ञान का आदमी क्या करे, बच्चे का क्या करें बताओ भाई। पूरी ज़िंदगी एक आदमी ने कमाया, अब उसके बच्चे को कहाँ लगा दें। एमआईटी के छात्र का भी उसमें उदाहरण है कि किस तरह से वो कर्ज में, अतुल आनंद की कहानी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्टोरी। लेकिन रिपोर्ट जो है वो अंत में एक निष्कर्ष निकालती है। वो कहती है कि इतने बड़े बड़े शिक्षा संस्थान बना के उनसे वहाँ पर सपना बेचा जा रहा है ऊपर उठने का, कि भाई ऊपर चले जाओगे, अच्छी नौकरियाँ मिल जाएंगी, और सिर्फ सपना पकड़ाते हैं, उसके पूरा होने की गारंटी नहीं है। ये लक्की ड्रॉ जैसा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने। तो अब अगर आप इस पूरे आंदोलन को जोड़ो, झारखंड के आंदोलन को जोड़ो, साकी चीज़ों का जोड़ो, तो आप कहाँ पहुँच रहे हो भाई साहब। आप ये परीक्षा में नकल लीकेज से बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मसला राष्ट्रीय नीति का है, किसी राज्य की सरकार का नहीं है।
ये सरकार लोगों को रोजगार का अवसर क्या होता है? मैं मेहनत करना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, मैंने अपनी घर में अपने बाप की कमाई लगा के, अपना सारा पैसा लगा के, कर्जा लेके भी अपने आप को तैयार किया है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं कुछ काम कर सकूं जिससे मेरा पेट भर जाए, मैं अपना परिवार चला सकूं। ये मुल्क वो काम देने की हालत में नहीं है। ये मुल्क इतना सब देने के बाद देश को, उसके बदले में देश 2 वक्त की रोटी ढंग से देने की हालत में नहीं है। और जिस आदमी को इस पर कोई भी शक हो, वो जान ले, ये सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोग खैरात के अनाज पे पलते हैं। तो बात वही है, जब तक सबको शिक्षा और सबको काम का पावरफुल नारा जो के दिमाग में नहीं आएगा, लोगों का काम है। आप मुझे बताओ, स्पेन क्यों कर लेता है, चीन क्यों कर लेता है? चीन में बेरोजगारी 0 क्यों है? जितने बहुत सारे देश, नॉर्थ कोरिया में कोई बता दे कितने बेरोजगार हैं, उनके यहां पर क्यों नहीं भीड़? क्योंकि वहां पूंजीवाद नहीं है। जहां पूंजीवाद नहीं है वहां भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि भीड़ होगी तभी आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे। एक काम के लिए 10 लोग खड़े होंगे तभी आप उसका खून पी पाओगे, उसको आप एक्सप्लॉइट कर पाओगे, तभी पूरा सिस्टम उसको EMI CMI देके हाउसिंग लोन के टाइम पे गुलाम बनाएगा। जिन देशों में सरकार कहती है भाई हम ही आपको मकान देंगे, हम ही आपको पढ़ाई देंगे, आपके बच्चों को हम ही पढ़ाएंगे, हम ही नौकरी देंगे, बस आप देश की सेवा करो, तो वो देश पूरी दुनिया में विलेन देश घोषित किए हुए हैं, अमेरिका और उसके पिट्ठुओं ने। बहरहाल जो भी है, हम लोग बहुत उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन एक सीधी सी बात है कि हमारे देश में लोगों को ये हक है कि अगर वो इस देश के लिए पूरा बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, दुनिया भर का टैक्स दे रहे हैं, हर तरह की जाति झेल रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की दिक्कतें झेल रहे हैं, जिनको अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, टूटी सड़कों पे चल रहे हैं, उन लोगों को कम से कम उनके बच्चे के लिए एक नौकरी मिलनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना सरकार का फर्ज है। उसकी जगह सरकार भीड़ लगाओ कार्यक्रम में जुड़ गई है। जैसा आपको मैंने बताया कि किस तरह से तेज़ी से 2014 के बाद से स्कूलों की, कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, और वो भी कॉलेज प्राइवेट सेक्टर वाले, जिसको गर्व से सरकार कहती है कि इतने कॉलेज बढ़ गए, जबकि वो कॉलेज नहीं बढ़े हैं, वो डिग्रियां बढ़ी हैं, और वो डिग्रियां कंपटीशन पैदा कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।